हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को विषय में बता देंगे जहां से एग्जाम में सवाल आता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इसको ध्यान से देखिए। माइक्रोब्स कैसे हमारे काम में मदद करता है, ठीक है, यानी कि माइक्रोब से हमें कैसे बेनिफिट होता है इसको देखेंगे। सबसे पहला नंबर पे है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो डोमेस्टिक, जो हमारे घरेलू इस्तेमाल में होता है, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट। दूसरा नंबर पे है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी कि इंडस्ट्री में इसको माइक्रोब्स को क्यों ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है। जिस तरह से पॉपुलेशन अभी के समय में बढ़ रहा है, उस तरह से बढ़ते हुए जनसंख्या को रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री को सेटअप करना पड़ रहा है और उस इंडस्ट्री से रिक्वायरमेंट पूरा कर पा रहे हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर पे है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसका सेटअप करना पड़ रहा है, ठीक। चौथा नंबर पे है बायो फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पाँचवा नंबर पे है बायो कंट्रोल एजेंट की तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं। छठा नंबर पे है मीथेन, यानी कि बायोगैस प्रोडक्शंस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी है, इसमें इस तरह से समझेंगे जहाँ से डायरेक्टली सवाल बनता है। तो यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है, यहाँ ऐसा टॉपिक लिखा हुआ इसमें से डायरेक्टली सवाल आता है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला नंबर पे आता है मिल्क, ठीक है। ये मिल्क है। तो मिल्क जो होता है, इसमें अगर हम मिल्क में हल्का सा क्या करते हैं, मिल्क में अगर हम डाल देते हैं क्या, दही, दही डाल देते हैं, तो ये पूरा कन्वर्ट किस में हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो हल्का अमाउंट में जो अगर मिल्क में दही को डालेंगे, इसको बोलते हैं इनोकुलम, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे खास बात क्या होता है, जब ये मिल्क होता है, दूध होता है, तो ये इसके अंदर क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। और जब ये दूध से दही बन जाता है, तो इसके पास विटामिन बी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे विटामिन बी से याद रखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ज़्यादा डील करना पड़ता है, डीप में जाना पड़ता है, ठीक है। सॉरी, डील करना पड़ता है, ये बोल दिए। देखिए, यहाँ पे बढ़ता है, इसको बोलते हैं विटामिन B12। अब B12 को याद कैसे रखिएगा, तो यहाँ पे याद रखने का है ये प्रोसेस, ठीक है। ये मिल्क जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दही में, इसका मेन रीजन होता है कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यही बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद दही में कन्वर्ट कर देता है, तो ये दही बन जाता है, इसमें विटामिन B12 बढ़ जाता है। तो विटामिन B12 को याद रखिएगा कि अल्फ़ाबेट में ए और बी, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे आता कौन है, विटामिन बी, ठीक है। नाम से खाली ऐसे ही याद रखने के लिए, ठीक है। बी आता है सेकेंड पोजीशन पे। तो इसके पास हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो अल्फ़ाबेट, यानी कि 2 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 2 नंबरिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के अल्फ़ाबेट का ऑर्डर निकलेगा। अगर ऐसे याद नहीं रहा तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में तो ए आता है फर्स्ट में और सेकेंड में आता है बी। तो इसी तरह से 1 नंबर पे लिखिएगा ए और 2 नंबर पे बी। ये दोनों में से कोई भी कोड आपको याद रह जाएगा, तो इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम ब्रेड के विषय में, ठीक है। ये ब्रेड क्या करता है, देखिए ब्रेड जो होता है, इसको हर कोई फैमिलियर है, उसके साथ खा चुका है। तो ब्रेड जो होता है उसको देखिएगा बहुत क्लोजली क्या होता है, उपेक नहीं होता है, हल्का हल्का यहाँ से छिद्र बना हुआ रहता है। और इस छिद्र का सबसे बड़ा जो रीजन होता है ये होता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होता है, CO2 गैसेस रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो छिद्र होता है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है, ये किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा बेकर्स ईस्ट। कई बार सवाल में आता है डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। पहला का नाम है स्विस चीज और दूसरा का नाम है रोकीफोर्ट चीज। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन क्या है और फर्क क्या है। तो कॉमन ये है कि यहाँ भी चीज़ लिखा हुआ है और यहाँ भी चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन फर्क ये है कि स्विस चीज जब भी प्रिपेयर होता है किसके द्वारा होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और रोकीफोर्ट चीज जो होता है ये किसके द्वारा होता है, ये फंगस के द्वारा होता है। तो नाम से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फोर्ट, ठीक है। जैसे बोलते हैं रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट कहाँ पे, रेड लाल, और फोर्ट किला,
तो लाल किला में दिल्ली पे है, तो इस तरह से दिल्ली में है, उसी के अकॉर्डिंग रखिएगा। रॉकी को अलग कर दीजिएगा, उसके बाद फोर्ट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे किससे मिल जाएगा ये, फोर्ट का एफ फर्स्ट लेटर और फंगस का फर्स्ट लेटर, दोनों एक दूसरे से मैच कर जाएगा। और इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको अलग करके टिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉमन है, आप बैक्टीरिया और फंगस में मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक, तो इस मिस्टेक से यहाँ पे बचना है। अब ध्यान से देखिए, आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो माइक्रोब्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे होता है, यहाँ पे 3 कैटेगरी में होता है। एक तो होता है जो बेवरेज को बनाता है, बेवरेज उसके लिए जो वहाँ बेवड़ा लड़का होता है जो बहुत ज़्यादा पीने वाला होता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पीने वाला होता है, तो शरबत नहीं, चीनी नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो पीने वाला होता है, शराब पीने वाला। ठीक, इसमें पूरा अच्छे से बताएंगे। और दूसरा नंबर पे आता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स उसको बोलते हैं जो हमारे प्रॉफिट के लिए होता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमें कोई एलर्जी प्रॉब्लम हो गया, इन्फेक्शंस हो गया, या किसी भी माइक्रोब्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसके अगेंस्ट में जो काम करता है, इसी को बोलते हैं क्या, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखना छूट गया है, कोई बात नहीं, आगे डिस्कस कर देंगे। अब इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में एंटीबायोटिक्स के बाद कुछ केमिकल वाला। ठीक, तो केमिकल किससे क्या रिलीज होता है और इससे क्या बेनिफिट होता है, इसके विषय में। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे बात करते हैं हम लोग बेवड़ा ग्रुप को। बेवड़ा ग्रुप जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, बेवड़ा ग्रुप जो होता है ये 2 कैटेगरी में होता है। एक हो जाता है वैसा जो कि बहुत ज़्यादा नशा वाला होता है, और एक हो जाता है ऐसा जिसके पास बहुत कम नशा होता है। ठीक, तो यहाँ पे समझिए इसका कैटेगरी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उसको जिसका नशा कम का जरूरत होता है। तो यहाँ पे एक है वाइन और बियर। ठीक है, दूसरा तो वाइन और बियर का आप कोड लगाइएगा, तो W और B। ठीक है, ये वाला जो होता है, ये WB जो होता है, ये कोड किसका होता है, ये इंडिया में कोड है वेस्ट बंगाल। तो आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया का कोड है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जो शराबी होता है, इसको कम नशा वाला ज़रूरत होता है शराब। ठीक है, तो जब कम नशा वाला ज़रूरत होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि विदाउट डिस्टिलेशंस, विदाउट डिस्टिलेशन से क्या तैयार होता है, वाइन और बियर। और यही सवाल डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि डिस्टिलेशन से क्या तैयार होता है और विदाउट डिस्टिलेशन से क्या तैयार होता है। तो आप इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि कोलकाता के आदमी कैसा है, जो कि कम नशा वाला चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्की। ठीक है, रम, उसके बाद ब्रांडी। अब विस्की, रम, ये सब इतना ज़्यादा नशा वाला होता है जिसके लिए हमको डिस्टिलेशन प्रोसेस का लिए मतलब डालने के लिए अनिवार्य होता है। जब तक डिस्टिलेशन प्रोसेस में ये नहीं जाएगा, तब तक ये क्या होगा, इसमें अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, रम जो होता है ये पीने के बाद क्या होता है, इधर देखिएगा बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, पूरा बॉडी जो होता है ये बहुत तेज़ी से हीट हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नशा होता है। विस्की, रम, ब्रांडी, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो आता है, ये आता है इथानॉल। देखिए, इथानॉल जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझिए। एक होता है मिथाइल अल्कोहल, जो एक कार्बन के चेन से बना हुआ रहता है। दूसरा होता है इथाइल अल्कोहल, जो कि 2 कार्बन का चेन से बना हुआ रहता है। तो एक कार्बन के चेन से बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं मिथनॉल, और 2 कार्बन का चेन से बना हुआ रहता है, इसको बोलते हैं इथानॉल। इसको इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इस तरह से करके। तो ये केमिस्ट्री में पूरा अच्छा से इसके विषय में पढ़ना होगा। यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि इथानॉल को प्रोडक्शन में रोल किसका आता है। तो रोल जब भी आता है तो किसका आता है, ईस्ट का रोल आता है। अब ईस्ट में कौन सा ईस्ट, इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ईस्ट है, सेक्चारोमाइसिस सेरेवेसी, यही ईस्ट है जिसकी वजह से इथानॉल का प्रोडक्शन होता है। अब इसके बाद आता है केमिकल जो रिलीज होता है, इसके विषय में देखिए। यहाँ पे कुछ केमिकल ऐसा है, उससे पहले एंटीबायोटिक्स के विषय में, तो केमिकल के विषय में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक्स के विषय में डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बेसिकली क्या रिलीज करता है, नाम से ही पता चल रहा है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का ग्रुप है, लैक्टो लैक्टिक एसिड को रिलीज करेगा। उसी तरह से क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम किसका ग्रुप है,
बैक्टीरिया का ग्रुप है, रिलीज क्या करेगा, ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड। तो सेम कंडीशन जो होता है जो उसमें है वो बैक्टीरिया की कैटेगरी में चल जा रहा है, लेकिन एक्सेप्शन जो यहाँ पे शो कर रहा है ये है अस्परजिलस निगार। ठीक है, ये अस्परजिलस निगार जो होता है ये बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा है जो किसके कैटेगरी में जा रहा है, ये फंगस के कैटेगरी में जा रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिलीज क्या करता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये लेमन उमन में होता है, सावर टेस्ट जिसका होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंटेशन तो सवाल नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्टली पूछेगा कि अस्परजिलस निगार किसको रिलीज करता है। तो कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ये जब भी करता है तो सिट्रिक एसिड को करता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मोनस्कस परप्यूरेस। देखिए मोनस्कस परप्यूरेस बहुत बार आता है, ये एनसीईआरटी किताब में भी मिलेगा और ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है। मोनस्कस परप्यूरेस जो होता है ये रिलीज करता है स्टैटिन्स को। ठीक है, अब स्टैटिन्स जो होता है इसका मेनली जो काम होता है, फंक्शंस होता है लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रोल। ठीक है, यानी कि किसी भी ब्लड कोलेस्ट्रोल का क्या करेगा, वो नीचे कम करने के काम में इसका आता है। तो फंक्शन से लेकर तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन कर सकता है। अब इसके बाद जो आता है ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। देखिए ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम जो है ये साइक्लोस्पोरिन ए, इसका ध्यान रखिएगा। मेन इसका फंक्शन जो होता है ये इम्यून सप्रेसिव एजेंट्स, यानी कि इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, ये दबाने के काम करता है, वो ब्लड का ये इम्यून सिस्टम को। और इसके बाद जो आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है ये सीक्रेट कौन करता है, इसको ये सीक्रेट करने के काम करता है स्ट्रेप्टोकोकस। और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है मेन, ये क्लोट बस्टर। ठीक है, क्लोट बस्टर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होता है, और इसमें से एक अस्परजिलस निगार, और इसके बाद यहाँ पे कोई वैसा आता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा केमिकल वाला। अब हम लोग बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। देखिए एंटीबायोटिक्स होता क्या है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स ऐसे समझिए, ये अगर आदमी है, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया है, ये यहाँ से एंटीबायोटिक्स, इसका शरीर से केमिकल जो रिलीज होगा, ठीक, और दूसरा इसी टाइप की बैक्टीरिया या किड्स किसी को भी मान लीजिए, दूसरा इस टाइप के किड्स को क्या करता था, किल कर देता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, एंटीबायोटिक्स। कभी कभी डेफिनेशन इसका सवाल में आ जाता है, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल जो आता है ये बोलता है कि एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर कौन किया था। यहाँ पे दो कंडीशन आ जाता है, एक मिलेगा आपको फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन डिस्कवर किया था, और दूसरा मिलेगा इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स कौन डिस्कवर किया था। तो ध्यान से देखिएगा, आदमी ध्यान से बहुत क्वेश्चंस को नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो रहता है इसमें भी एंटीबायोटिक्स मिलेगा, इफेक्टिव जो रहेगा इसमें भी एंटीबायोटिक्स मिलेगा। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो डिस्कवर किया था, तो याद रखिए फर्स्ट में क्या हो गया, फर्स्ट मतलब पहला, इसमें एक ही का रोल आता है। तो इसको जब भी डिस्कवर किया तो कौन किया, एक ही साइंटिस्ट डिस्कवर किया। तो इसको कौन करता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मात्र एक ही साइंटिस्ट होता है जो एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर करता है। और बात करता है इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स, तो इफेक्टिव मतलब प्रभाव डालने वाला। तो प्रभाव डालने वाला कौन होता है, यहाँ पे दो साइंटिस्ट का रोल आता है, एक है चेन एंड फ्लोरी, ये ठीक है, जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया। देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है। इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स जो था ये 1945, ठीक है, 1945 के दौरान, उस समय से पहले थोड़ा सा था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो अमेरिकन सोल्जर जो था उसको क्या हुआ था, चोट लग गया था। तो चोट लग गया था, उसको ब्लड उलट जो था ट्रीटमेंट था, इसी के दौरान क्या किया गया था, इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स को टेस्ट किया गया था। और इसके बाद ये तीनों साइंटिस्ट जो थे, इन लोगों को 1945 में नोबेल प्राइज मिला था। ये थोड़ा सा डिटेल था। अब देखिए बहुत इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इसको समझते हैं कि इस मिस्टेक से कैसे एग्जाम में बच सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी भी है। देखिए एक है मिथेनोजन्स और दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया। ध्यान से देखिए इसमें फ़र्क क्या है, बहुत कॉमन सा फ़र्क है। एग्जामिनर जो होता है वो मैक्सिमम क्या करता है, स्टूडेंट को वैसा सवाल देता है जहाँ पे स्टूडेंट फंस सकता है, नॉर्मल सवाल को कभी पूछता है। तो
इसके यहाँ से आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। जब पीरियोडिक टेबल को देखिएगा तो ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, साइज जो होता है ये बढ़ता है। तो कभी एक ऐसा एक्सेप्शन आएगा जहाँ पे साइज क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, तो उसको सवाल वो ज़्यादातर कर देगा और बाकी नॉर्मल को कोई देखता जल्दी नहीं है। अब बोलेगा कौन सा गैस रिएक्टिव नहीं है, तो वैसा सवाल में देखेगा तो कौन सा गैस जो नॉन रिएक्टिव होता है या रिएक्टिव होता है उसमें से एक एक्सेप्शन को देखता है और उसी को वो ले लेता है। जैसे हम आगे बताएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे खाली ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखिए क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मिथेनो। तो मीथेन क्या होता है, मीथेन गैसेस कहाँ से मिलता है, गोबर से मिलता है, एनिमल डंग से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिथेनोजेंस जो है नाम पढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, CH4 CO2 एंड H2। ध्यान से देखिएगा, ये मिथेनोजोन्स है, ठीक। जहाँ पे तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे बहुत कॉमन कौन है, H2। ये कॉमन ये दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन H2 जो रहेगा ये डिफरेंट कर जाता है। अब एनारोबिक जो होता है बैक्टीरिया यानी कि स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से कौन सा होगा, जब बताएंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, फ्लो क्या होता है, तो उसमें पूरा अच्छा डिस्कस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए इसके पास CH4 था, इसके पास भी CH4 है, इसके पास CO2 था, इसके पास CO2 था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके पास H2 है और इसके पास H2S है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और वहाँ पे हाइड्रोजन, बस इतना ही का फर्क है। और इसी की वजह से क्या कर देता है, ये ऑप्शंस में आपको सभी तरह के ऑप्शन मिल जाता है और इसमें बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि उसको अच्छा से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो ये मिस्टेक कभी भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि मिथेनोजेंस में क्या है, H2 है और एनारोबिक बैक्टीरिया जो है यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो आई होप अब इसमें आप बिल्कुल अच्छे से सीख गए होंगे। अब बात करते हैं माइक्रोब्स यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। वैसा माइक्रोब्स जिसको हम बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके विषय में समझेंगे, ठीक है। तो तीन तरह के कैटेगरी है जिसके विषय में समझेंगे। एक है पहला नंबर पे बैक्टीरिया, दूसरा नंबर पे है फंगस और तीसरा नंबर पे है सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। सियानोबैक्टीरिया, तो एक एक करके बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बैक्टीरिया के विषय में। अब बैक्टीरिया जो होता है ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। इसको आप यहाँ पे ऐसे समझिए, ठीक है। ये एक पेड़ है और इस पेड़ को रिक्वायरमेंट्स को हमको पूरा करना है, ठीक। तो एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जो प्लांट के साथ क्या करता है, ये सिम्बायोसिस शो किया, ये बैक्टीरिया मान लीजिए प्लांट के साथ जुड़ा हुआ रहा, सिम्बायोसिस शो किया। और एक बैक्टीरिया ऐसा हुआ जो प्लांट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये है लेकिन पौधा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, जो इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा इसको बोलते हैं क्या, सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस बोलते हैं तो इसमें काम क्या होता है, और इसको सिम्बायोसिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्या, फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग हो गया और ये हो गया सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के अंदर आगे कौन, राइजोबियम, ठीक है, जो बैक्टीरिया है, और फ्री लिविंग, ठीक है। फ्री लिविंग के अंदर कौन आ गया, अजोटोबैक्टर एजोस्पेरिलम। ये कभी कभी डायरेक्टली सवाल में कर देता है। तो देखिए दोनों का काम क्या होता है, ये फ्री लिविंग हो या सिम्बायोसिस हो, दोनों का जो मेन काम होता है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले करके कहाँ तक पहुँचाता है, प्लांट्स तक पहुँचाने के काम करता है, ठीक। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट हम फंगस के विषय में। अब फंगस जो होता है ये भी क्या करता है, इसके साथ सिम्बायोसिस शो करता है। तो जो सिम्बायोसिस शो करता है तो इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग ये होता है कि बैक्टीरिया किसको फिक्स किया, नाइट्रोजन को पहुंचाया, लेकिन फंगस जो होता है ये सिम्बायोसिस शो करता है और कहलाता क्या है, वहाँ पे बैक्टीरिया कहलाया राइजोबियम, ये फंगस कहला जाता है माइकोराजा। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया क्या कहलाया, राइजोबियम, और फंगस क्या कहलाया, माइकोराजा, ठीक है। तो इसका एक ही एग्जाम्पल है ग्लोमस। फंक्शन इसका जो होता है ये डिफर कर जाता है उसके साथ। इसका के पास में क्या होता है, ये फॉस्फोरस को क्या करता है, प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के यूटिलाइज करने के लिए, मतलब प्लांट्स को पहुंचाता क्या है, फॉस्फोरस।
और बैक्टीरिया किसको पहुंचाता था, नाइट्रोजन को। यही था यहाँ पे मेन डिफरेंस। अब फिर से आता है सियानोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जब भी आता है तो क्या करता है, वो नाइट्रोजन को पहुंचाता है, और फंगस किसको पहुंचाया, फास्फोरस को पहुंचाया। तो लास्ट नंबर पे है, इसको बोलते हैं सियानोबैक्टीरिया। इसमें जो होता है एनाबेना नोस्टोक ओस्लेटरिया, ये सब जो होता है ये नाइट्रोजन को ही फिक्स करता है। तो इस तरह से ये पार्ट 1 के वीडियो है जिसमें अधिकतर इंपॉर्टेंट सवाल कवर हो गया है, और कुछ जो बचा है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।